नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में चार ऐसे बेटे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति की हम बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगले साल विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन अभी से ही बिहार की राजनीति में चार ऐसे बेटे हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाना शुरू किया है। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में उनकी चर्चा काफ़ी हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है, क्या बात है, उसके पीछे की वजह क्या है, कितना आगे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या स्टेप लेंगे, वो तो देखना होगा। लेकिन चार ऐसे बेटे हैं जिन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं और रिजल्ट भी दिया है। हमारे साथ संजय ज्ञानेश्वर जी हैं। अगले साल चुनाव होना है, उसमें तो बहुत धुरंधर आएंगे, बहुत चेहरे आएंगे, लेकिन चार बेटे ऐसे हैं बिहार की राजनीति में जिन्होंने मेहनत की है, परिश्रम दिखाया है और अपना हुनर भी लोगों के सामने दिखाना शुरू किया, जिनकी चर्चा हो रही है आजकल। नहीं आलोक जी, आपने चार बेटों की बात कर दी। जी। देखिए, चार की ही चर्चा करनी होगी, लेकिन बेटे बहुत मिलेंगे बिहार में। और जब आप चार की बात कर रहे हैं तो हम किसका किसका नाम लें। देखिए, तेजस्वी यादव का नाम तो लेना ही होगा, चिराग पासवान का नाम लेना ही होगा, लेकिन इन दोनों के नाम के साथ एक बात तो है ना, इन्हें विरासत में बहुत कुछ मिला है। ठीक है ना, इनके पास सोने की चम्मच रही है। तो यह आगे कितना जाएंगे या कितना जा रहे हैं। तेजस्वी यादव देखिए, 2020 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था, 2015 में एंट्री हुई और सीधे बिहार के डिप्टी सीएम बने महागठबंधन की सरकार में। फिर नेता प्रतिपक्ष। हाँ, फिर नेता प्रतिपक्ष बने। तो तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने आरजेडी को संभाल लिया है। अब आरजेडी को वे कितना आगे ले जाते हैं। देखिए, 2005 में यदि नीतीश कुमार ने लालू यादव राबड़ी देवी से सत्ता छीनी तो इसका कसूर तेजस्वी यादव को नहीं दिया सकता है। तेजस्वी यादव की उम्र क्या थी। लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपने कारणों से सत्ता गंवाई। 10 के चुनाव में भी उनका कोई वास्ता नहीं था। जनता का आक्रोश जो भी था, जिसका कोपभाजन बनना पड़ा। और आप इस बात को समझिए कि जब 2020 के चुनाव हो रहे थे तो तेजस्वी यादव अकेले लड़ रहे थे। तेजस्वी यादव नंबर 2 हैं और कई लोग कहते हैं नंबर 1 है। अब आरजेडी में फैसले वे ही लेते हैं, जो तेजस्वी यादव चाहेंगे वही होगा। टिकटों का बंटवारा हो या उम्मीदवारों का चयन हो। हाँ, ठीक है। तो 2020 में तेजस्वी अकेले लड़ रहे थे और मुख्यमंत्री बनते बनते चुक गए थे। सबसे बड़ी पार्टी बनी, इसमें कहाँ कोई शक है। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की रेस में, देखिए जितने लोगों के नाम की चर्चा करेंगे, नीतीश कुमार तो है ही, लेकिन हम चर्चा करते हैं ना कि भविष्य का मुख्यमंत्री कौन कौन। तो भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर हम तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं, सम्राट चौधरी का नाम लेते हैं, चिराग पासवान का नाम लेते हैं, प्रशांत किशोर की दावेदारी है। तो तेजस्वी ने स्वयं को आगे बढ़ाया है और एक अपनी फैन फॉलोइंग खड़ी की है। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनाई, लेकिन हाँ, चुनौती है कि 2025 में कैसा प्रदर्शन करेंगे। 2025 में यदि बेहतर प्रदर्शन कर पाए तो भविष्य की राजनीति और स्वर्णिम होगी, लेकिन लड़खड़ाए। देखिए, तेजस्वी से लोग मेहनत चाहते हैं, मेहनत और बढ़ानी होगी। पीपुल्स कनेक्ट भी चाहते हैं। हाँ, देखिए मतलब मेहनत जब आप करेंगे, और आप लालू यादव के बेटे हैं। लालू यादव पीपुल्स कनेक्ट के लिए ही जाने जाते हैं कि वह जनता के बीच, हमने तो देखा है ना, रात के 2 बजे हो चाहे 1 बजे हो, और जनता से कैसे सीधा संवाद किया जाता है, इसके उदाहरण सबसे बड़े लालू यादव रहे हैं। और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, तो सबसे बड़े बेटे के रूप में, क्योंकि आपने राजनीतिक सियासत की बात की और राजनीति की बात की, इसलिए हम इसमें हम निशांत का नाम नहीं ले सकते हैं नीतीश कुमार के बेटे के बारे में, क्योंकि वह राजनीति से दूर है। और नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि देखिए, मैं परिवार के लिए नहीं हूं, मैं बिहार के लिए हूं और पूरा बिहार मेरा परिवार है। ठीक है ना। देखिए, अब चिराग पासवान, वह भी रामविलास पासवान के बेटे हैं, और चिराग पासवान ने परफॉर्म किया है। विधानसभा चुनाव में वह चुक गए। क्या उनकी योजना थी? देखिए, नीतीश कुमार को किस तरीके से उन्हें हराना था, इसलिए वे एनडीए में शामिल नहीं हुए, नरेंद्र मोदी के हनुमान बने रहे। लेकिन यह आपने देखा होगा कि चिराग पासवान मेहनत करते हैं और मेहनत जब करते हैं तो आपने यह भी देखा कि जिद कितनी बड़ी है। जब चाचा से लड़ाई हुई तो चाचा को हर मोर्चे पर शिकस्त दी। एक सांसद थे अकेले अपनी पार्टी में, जब अकेले रह गए थे। अब 5 हो गए, और 5 नहीं, और 5 उधर चले गए थे। तो पशुपति पारस कह रहे थे कि असली हिस्सा तो हम ही हैं, लेकिन चिराग पासवान चूंकि रामविलास पासवान के बेटे थे, इसलिए बारिश हुए थे।
वोट बैंक उनके पास था, और आपने देखा कि कितना किंतु परंतु हेतु हेतु चलता रहा, लेकिन 5 सीटें चिराग पासवान ने ली और जीते भी। और 100% स्ट्राइक रेट जी। और ऐसा भी नहीं हुआ, इस बार उन्होंने जो उम्मीदवारों का चयन किया उसमें अपने आधार वोट को बढ़ाया। देखिए परिवार से दूर कैसे जाते, अरुण भारती को चुनाव उन्होंने लड़ाया, बहनोई को। देखिए यह भी देखना था कि पार्टी मजबूत रहे, भविष्य में टूटे नहीं, लेकिन दलित राजनीति को और अधिक साधने के लिए वह सांभवी चौधरी को साथ लेकर आए। वैश्य राजनीति को साधने के लिए राजेश वर्मा को साथ लेकर आए। कितनी मुश्किलें थी खगड़िया में चुनाव में, लोग कह रहे थे नहीं, लेकिन राजेश वर्मा चुनाव जीते संपूर्ण एनडीए ने, और बीना देवी को माफ किया क्योंकि वो समय से पहले आ गई थी। नहीं, समय से पहले तो देखिए, लेकिन माफ किया क्योंकि बीना देवी ने चिराग पासवान की मां के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर लिए थे और अपनी गलती के लिए खेद प्रकट कर दिया था, क्षमा याचना कर ली थी। तो ये तो 2 बड़े बेटे, लेकिन देखिए 2 और की चर्चा करनी होगी जिनके पास सब कुछ खत्म हो गया था। तो ऐसा लग रहा था कि सब खत्म है, सब खत्म है। कुछ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये दोनों बड़े पिता के पुत्र। अब देखिए हम किसकी चर्चा करना चाहते हैं। अब देखिए रॉकी यादव गया। देखिए किस तरीके से मुकदमे में फंसे, किस तरीके से जेल काटी, और फिर पटना हाईकोर्ट से एक्विटल हुआ, बाइज्जत बरी हुए। संघर्ष रहा। आदित्य सचदेवा हत्याकांड याद है। और देखिए कोरोना में उनके पिता बिंदी यादव, उनकी मौत हो गई। मां पहले विधान पार्षद थी, वह भी पैदल थी। तो एक मौका आया, और क्या मौका आया? बेलागंज के उपचुनाव का। और लड़ना किससे था? सुरेंद्र यादव से, मगध सम्राट से लड़ना था। और जो कहते थे कि भाई मैं त्रिनेत्र खोल दूं, तीसरी आंख खोल दूं तो कुछ भी हो सकता है, प्रलय हो सकता है। तो मनोरमा देवी किस तरीके से हिम्मत करती? रॉकी यादव ने हिम्मत की, और देखिए रॉकी यादव ने हिम्मत करके यह नहीं किया कि वह स्वयं लड़ गए, अपनी माता को लड़ाया, मनोरमा देवी को लड़ाया। और मनोरमा देवी को लड़ाया ही नहीं, देखिए जब टिकट की बात शुरू हुई तब क्या मुश्किलें आ गई। एनआईए की रेड हो गई, एनआईए की रेड हो गई, रिश्वतखोरी की बात आ गई। नहीं, देखिए एनआईए की रेड हो गई, जब्ती हुई, हथियार की जब्ती हुई, पैसों की जब्ती हुई। लेकिन अब जब यह लगने लगा कि टिकट तो अब मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो एनआईए की रेड के पीछे साजिश थी इसे बेनकाब। देखिए एनआईए से लड़ना बड़ा ही कठिन। आप एनआईए से लड़ लेंगे, आप सीबीआई से लड़ लेंगे, आप ईडी से लड़ लेंगे। तो एनआईए के एक डीएसपी साहब रिश्वतखोरी करने लगे, और रिश्वतखोरी की सीमा इतनी बढ़ गई। तो देखिए रॉकी यादव ने इतनी हिम्मत की कि भाई हम रिश्वतखोरी, क्योंकि यह साजिश है एनआईए की, हम झुकेंगे नहीं, हम चलते हैं सीबीआई के पास। तो देखिए आप किसी पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ लड़ने का आपके भीतर मादा भी होना चाहिए। तो उन्होंने डीएसपी को गिरफ्तार कराया, और फिर पूरी साजिश बेपरद हुई। इसका परिणाम यह निकला कि उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले जो मनोरमा देवी के टिकट पर ग्रहण लगा था, वह ग्रहण खत्म हो गया। और मनोरमा देवी को टिकट दिलवाकर, देखिए चुनाव तो मनोरमा देवी लड़ रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे से पूरा प्रबंधन। देखिए पिता के सहारे राजनीति कर लेना आसान है, लेकिन पुत्र मां और पिता को जीत दिला दे, इसके उदाहरण आपको कम मिलते हैं। तो रॉकी यादव ने वहां पूरी लड़ाई लड़ी, मां के लिए संघर्ष किया, और सब कुछ बहा दिया, सब कुछ बहा दिया। ठीक है ना, किसी चीज में कमी नहीं की, क्योंकि यदि कमी कर देते तो समस्या बड़ी हो जाती। तो रॉकी यादव, देखिए यह भी संभव है कि जब 2025 में विधानसभा चुनाव हो तो रॉकी यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ते आपको दिख जाए। ठीक है ना, और 2025 में बेलागंज का चुनाव फिर से कठिन हो जाएगा, क्योंकि अभी जब उपचुनाव हो रहा था तो संपूर्ण बिहार सरकार वहां लगी हुई थी, लेकिन 2025 में आम चुनाव होगा तो 243 विधानसभा क्षेत्रों में ताकत लगानी होगी। तो
रॉकी यादव भी चुनाव लड़ते, हो सकता है कि कोई दूसरा विधानसभा क्षेत्र पकड़ ले, जी। तब तक जो उनके पीछे की पृष्ठभूमि है वह भी खत्म हो जी। जाए। तो ये बात रॉकी यादव की हुई। जी। चूंकि आपने 4 ही कहा है, जी। चौथा नाम चौथा नाम आपको लेना होगा शिशिर कुमार का, पटना से। जी। पटना साहिब के रहने वाले। जी। और शिशिर कुमार देखिए कौन है क्या है, समझिए भाजपा में है। जी। शिशिर कुमार के पिता की हत्या हो गई थी। पिता की हत्या के बाद परिवार पर क्या गुजरता है, इस बात को हम और आप समझते हैं। बहुत छोटे थे उस वक्त, बहुत छोटे थे, इतनी उम्र नहीं थी। हाँ, और देखिए जब मेयर का चुनाव, पहले तो मेयर का चुनाव कैसे होता था, वार्ड पार्षद से। वार्ड पार्षद पार्षदों की तो खातिरदारी करनी होती थी। पहले वार्ड पार्षद का चुनाव जीतिए, उसके बाद वार्ड पार्षद को जीतिए, गोलबंदी कीजिए, गोलबंदी कीजिए, बंद कीजिए, खुला रखिए, तमाम चीजें होती है, बीच में अविश्वास प्रस्ताव भी आएंगे। तो पहली बार देखिए शिशिर कुमार चाहते तो स्वयं बन जाते, या पत्नी को बना देते। हाँ, या पत्नी को बना देते, लेकिन जो कहते हैं ना माता पिता के प्रति सम्मान, सीता साहू भी घरेलू महिला ही थी। तो शिशिर ने स्वयं आगे न आकर माता सीता साहू को, जो अपने पति की मौत के बाद गम में थी, शोक में थी, उन्हें आगे लाया और पहले वार्ड काउंसिलर का चुनाव जितवाया। और फिर जितने वार्ड काउंसिलर थे, देखिए उसमें भी कितने तोप गोप सब कुछ थे, हाँ, तो पहली बार उस तरीके, और सबको साथ लाना पड़ा होगा, हाँ, पैर पूजा करना पड़ा होगा, हाँ, किया गया। और फिर आपने देखा होगा कि जब 2022 में या 2023 में चुनाव हुआ ना, फिर जी 2022 के अंत में, 2022 के अंत में, तब जनता के वोट से हुआ। नहीं, हाँ, तो वही मैं कह रहा था, 2022 के अंत में जब चुनाव हुआ तो स्थितियां परिस्थितियां बदल गई। देखिए नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला कर लिया कि अब मेयर और डिप्टी मेयर पार्षद के वोट से नहीं, जनता के वोट से, और पटना नगर निगम का चुनाव लड़ना मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के 17 लाख मतदाता, एक लोकसभा चुनाव के बराबर, करीब 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख मतदाता लोकसभा चुनाव में भी होते, और शहरी क्षेत्र में। अब देखिए पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र, दीघा विधानसभा क्षेत्र, कुमरार विधानसभा क्षेत्र, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, तो शहरी, और कितने लोग चुनाव लड़ रहे थे, पप्पू राय की भाभी लड़ रही थी, बिट्टू सिंह लड़ रहे थे, कुल 36 उम्मीदवार हाँ, थे। अफजल इमाम की पत्नी लड़ रही थी, अफजल इमाम की पत्नी लड़ रही थी, बिट्टू सिंह की भी पत्नी ही लड़ रही थी। तो इन बड़े बड़े लोगों से, और चुनाव में यह भी नहीं कि भाई पार्टी खुले तौर पर समर्थन दे रही थी, न इधर से पार्टी का खुले तौर पर समर्थन था, न उधर से पार्टी का खुले तौर पर समर्थन, अपने बल पर। और चुनाव में बोरा खुला हुआ था, हाँ, सभी तरफ से, हाँ, सभी तरफ से। तो शिशिर कुमार चाहते, जब बोरा खुलना ही था, सब कुछ होना ही था, तो चाहते तो स्वयं चुनाव लड़ सकते थे, दूसरी बार जब मौका मिला। लेकिन फिर उन्होंने पहले देखिए उन्होंने पत्नी का नामांकन भी करा दिया था कि कोई अड़चन ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, कहीं कैंसिल ना करा दे। हाँ, हाँ, क्योंकि तो कोई पार्टी वाइज शिशिर कुमार स्वयं नहीं लड़ सकते थे, पत्नी को तो लड़ा ही सकते थे, हाँ? तो उन्होंने क्या बोलता है, मां को ही, जो पहले भी मेयर रही। तो शिशिर कुमार ने राजधानी पटना में दस्तक दी, और पटना में दस्तक देकर आप देखिए, जैसे ही पटना मेयर बहुत बड़ी चीज, चाहे प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, कोई राजकीय कार्यक्रम हो, वह सबसे अग्रिम पंक्ति में। तो मां को मेयर बनाकर उन्होंने पटना में पहचान, और 4 विधानसभा क्षेत्रों में, बहुत बड़ी बात होती है। मेहनत तो की होगी, मां तो घूमी, लेकिन सब कुछ तो देखा उन्होंने ना। मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है ना, देखिए मैनेजमेंट, और वह भी पटना जैसे, मतलब जहां राजधानी है, इतना आसान नहीं होता है, और पोस्टर लगाना भी फ्री में नहीं होता है। नहीं, पोस्टर बैनर की बात छोड़ दीजिए ना, आप सभी नेताओं के, जितने चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, आप देखते हैं ना कि अमित शाह तो आजकल जब दक्षिण में नगर निगम के चुनाव में पहुंच जा रहे थे, तो आप नोटिस में आ जाते हैं, जितने बड़े नेता हैं। तो शिशिर कुमार ने दोबारा जनता के मत से भी अपनी मां को जितवा कर मेयर बनाकर अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा ही दी, और भविष्य के लिए राजनीति है, यह तो खुला ही रहता है, दरवाजे खुले रहते हैं। तो उन 4 लोगों की हमने चर्चा की है। तेजस्वी यादव का नाम तो है ही, चिराग पासवान तो है ही, खैर इन्हें विरासत मिली है, विरासत कितना संभाल रहे हैं वो भी लोग समझ रहे हैं। लेकिन रॉकी यादव, शिशिर कुमार जैसे भी कई बेटे हैं जिन्होंने संघर्ष किया है पिता के निधन के बाद, और संघर्ष कर खुद को स्थापित नहीं किया। पहले अपने माता पिता दोनों ही इस बात में उदाहरण है कि अपनी मां को काफी आगे है, जनप्रतिनिधि बना दिया है, एक अच्छे ओहदे पर बैठा दिया है। तो खैर ऐसे बेटों को लोग चाह रहे हैं, लोग सराहते भी हैं। देखना होगा आगे, भविष्य के दरवाजे तो खुले हुए हैं, कौन कहां तक और जाते हैं अपने बलबूते पर।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।